जय हिंद एंड वेलकम टू ब्रेनवेव। इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाली सारी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स बिगिन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसने स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट भारत को उसका कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान देने का काम किया, जिससे देश के शासन यानी गवर्नेंस और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ कॉमन्स यानी आम जनता को उनके राइट्स और लिमिटेशंस का पता चलता है। बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। हमारा पहला टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन एम था टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। लेकिन क्या यह असेंबली एक ही दिन में बन गई? तो इसका आंसर है नो। इसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है। अगर हम एंशिएंट ट्रेडिशन में देखें तो वेदों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र मिलता है जिसमें धर्म, न्याय व शासन प्रशासन का एक क्लियर स्ट्रक्चर मेंशन है। लेकिन आज के संविधान में जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है वो है ब्रिटिश एरा का। अलग अलग टाइम पर ब्रिटिशर्स के द्वारा दिए गए एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन के रूप में तैयार होते गए। नेशनल मूवमेंट्स में फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिशर्स को स्वराज यानी हमारे सेल्फ गवर्नेंस के लिए कंपील यानी मजबूर किया, जिसके चलते ब्रिटिशर्स ने हमें हमारे अपने संविधान को हिस्ट्री में अगर हम ब्रिटिशर्स के टाइम फ्रेम को देखें तो दो पार्ट में देखने को मिलता है। एक है कंपनी रूल यानी 1773 टू 1858 और दूसरा है क्राउन रूल यानी राजा का शासन, वो 1858 टू 1957 देखने को मिलता है। ब्रिटिशर्स इस देश में केवल ट्रेड के लिए आए थे, लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर के एब्सेंस, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, 1765 इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद और बंगाल का एज अ बफर स्टेट बना करके वो कंप्लीट इंडियन टेरिटरी पे अपना कब्जा जमा चुके थे। इसी के साथ ब्रिटिशर्स के बीच में ब्राइब यानी रिश्वत, गिफ्ट और इंडियंस का सेपरेशन चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया। इन सब की खबर जब ब्रिटेन में बैठे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समय समय पर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिटर्न एक्ट भेजना शुरू किया। यही हमारे संविधान का मेन फाउंडेशन बना। सबसे पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट पहला रिटर्न एक्ट था जिसमें बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जो कि वॉरेन हेस्टिंग था। एक 4 सदस्यीय परिषद यानी 4 मेंबर काउंसिल का गठन किया गया जिसमें गवर्नर होता था, उसका कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत जो था वो गवर्नर जनरल का ही होता था। इसी के साथ साथ बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। इसके पहले चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे थे और इनके साथ 3 और जज भी थे। कंपनी को गिफ्ट कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया और इसी के साथ साथ इस एक्ट में यह भी कहा गया कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अंडर होना होगा। इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट फॉर्म करते हैं। उसके बाद वो नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसे बोलते हैं डायआर्की यानी द्वैध शासन। इस एक्ट में यही देखने को मिलता है। इस डायआर्की में यानी द्वैध शासन में भारत में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया जिसका काम था ट्रेड को संभालना और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठन किया गया जिसका काम था गवर्नमेंट को संभालना। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें तय किया गया कि जो पेमेंट्स ब्रिटिशर्स को दी जाएगी उनके काम के लिए वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। ये व्यवस्था 1919 तक चली और कंपनी की जो मोनोपोली थी उसे 1793 के चार्टर एक्ट से 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। अब यह तय किया गया कि हर 20 साल पे एक एक्ट आएगा। वो एक्ट इन 20 सालों में कंपनी के एज अ रिव्यू के रूप में आएगा। कंपनी का काम कैसा चल रहा है, इसी से कंपनी के भविष्य को तय किया जाएगा। चार्टर, यहां पे मैं आपको बता दूं, चार्टर एक्ट, चार्टर में जो चार्टर शब्द होता है इसका अर्थ होता है एलिजाबेथ के द्वारा, जो वहां क्वीन एलिजाबेथ थी उनके द्वारा दिया गया एक लिखित पत्र। इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें ट्रेड मोनोपोली को कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया। यहां पे एक वर्ड है ट्रेड मोनोपोली। देखिए, जब कंपनी का फॉर्मेशन 1600 में हुआ ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी और ब्रिटेन के जो राजा थे, इन दोनों ने साउथ एशिया में यानी हमारे भारत में और आपका मलेशिया में, सिंगापुर, ये जो मलेशिया में, इंडोनेशिया में, ये जो पूरा का पूरा रीजन जो साउथ ईस्ट एशिया जिसको कहा जाता है, इन साउथ ईस्ट एशिया में ईस्ट इंडिया कंपनी जो कुछ स्टॉक होल्डर्स और कुछ इन्वेस्टर्स की मदद से बनी हुई थी, उसको एक मोनोपोली दिया व्यापार करने का। इसको कहा गया, इसका मतलब यह है कि साउथ ईस्ट एशिया में यूरोप से और कोई कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में व्यापार नहीं कर सकती। इसको बोला गया एकाधिकार, मोनोपोली, यानी साउथ ईस्ट एशिया रीजन में केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी। इसी मोनोपोली को 1813 के चार्टर एक्ट से खत्म किया गया। लेकिन यहाँ पे
चाय का, यानी जो टी चाय, और जो चाइना के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड था उसकी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दी गई। बाकी रीजन्स में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। अब यूरोप या बाकी दुनिया से आई कोई कंपनी यहां पे ट्रेड कर सकती थी। उसी के साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में अलाउ कर दिया गया कि वो आए और अपने धर्म का प्रचार करें। और भारत की शिक्षा व्यवस्था यानी भारत के एजुकेशन सिस्टम पे अब कंपनी 1 लाख रुपए का खर्च कर सकती थी। ये 1813 का चार्टर एक्ट था। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। चाय और चीन के ट्रेड वाले को भी एकदम कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और इसी के साथ साथ भारत में पहला लॉ कमीशन भी बना जिसके हेड थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इंडियन हिस्ट्री में, जो इंडियंस के ऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनके अनुसार इंडियंस को ब्रिटिशर्स एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इंडियंस का डेवलपमेंट बिना ब्रिटिश एजुकेशन के संभव नहीं था। अंग्रेजी शिक्षा, इंग्लिश मीडियम शिक्षा देना कंपलसरी था। क्लासेस इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसी के साथ साथ मैकाले ने एक बहुत फेमस कोट कहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर यूरोप की लाइब्रेरी के एक सेल्फ में रखी किताबों को पढ़ा जाए तो एक सेल्फ में जितनी किताबें हैं उसमें लिखी गई जितनी बातें हैं वो पूरे इंडियन फिलॉसफी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इंडियन फिलॉसफी एक कचड़े के रूप में उनको देखने को मिलती थी। लेकिन जब बाद में आर्काइव को खंगाला गया तो वही मैकाले जो अपने पिता को एक खत लिखते हैं जिसमें वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में अपने पिता को बताते हैं, तो उसमें मैकाले लिखते हैं कि ये देश तब तक गुलाम नहीं हो सकता जब तक यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को कंप्लीटली खत्म नहीं किया जाएगा। इसी चीज का ट्रेस आपको नई एनसीईआरटी में, क्लास 8 की नई एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको बंगाल रीजन में एक सर्वे किया गया एजुकेशन का, उसमें आपको पता चलेगा देखने में कि 1 लाख से ज्यादा स्कूल हुआ करते थे। जब फसलों का समय होता था तो स्कूलों को बंद कर दिया जाता था, कोई क्लासेस नहीं होती थी। एक क्लास में हर स्टैंडर्ड का बच्चा बैठता था और जिस बच्चे को कोई भी चीज ना आए वो दूसरे बच्चे से उसे सीखता था। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना विस्तार था कि जो अमीर लोग होते थे जिनके पास ज्यादा पैसे था वो ज्यादा फीस भरते थे, जो कम पैसे वाले जो गरीब घर के बच्चे थे उन्हें कम फीस भरनी पड़ती थी। जो समृद्ध लोग गांव के होते थे वो स्कूल चलाते थे। और इसके साथ इस एक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ हिस्ट्री का। 1843 में एक ब्रिटिशर्स थे एलन बैरो ने सर्फडम जो कल्चर था यानी जो दास प्रथा थी उसे आर्टिकल 87 से कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट से ही यह तय हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब वो इंडिया का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था ये आप कमेंट में मेंशन करिए। इसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। अब इंडियंस को भी इंपीरियल सिविल सर्विसेज यानी आईसीएस में अलाउ कर दिया गया जिसे आज आईएएस कहते हैं। और सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले आईसीएस अधिकारी बने। इसके बाद हिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी घटना होती है 1857 का रिवोल्ट, जो कि हिस्ट्री का एक बहुत ही मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे जल्दी वीडियो लेक्चर में कवर किया जाएगा। 1857 के रिवोल्ट के बाद ये तो क्लियर हो गया कि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से भारतीय नाखुश है, जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा रिवोल्ट किया। इसी के साथ जैसे ही रिवोल्ट हुआ 1858 में एक्ट आता है और वहां के क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, वैनिश कर दिया। और अब भारत की सत्ता डायरेक्ट वहां के क्राउन के हाथ में चली गई। तो भारत के गवर्नमेंट और भारत के 1858 के एक्ट से पहले की स्थिति क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी 3 लेयर में बटी हुई थी। सबसे पहले कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1858 के एक्ट के बाद ये सिस्टम खत्म हो गया। अब सबसे टॉप पे है क्राउन, उसके बाद है ब्रिटिश सेक्रेटरी और उसके बाद है वाइसरॉय। भारत में वाइसरॉय की नियुक्ति कर दी गई गवर्नर जनरल की प्लेस पे। वाइसरॉय अब सीधे क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव बन गया। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बैठा एक व्यक्ति ब्रिटिश सेक्रेटरी कहलाएगा, जिसकी हेल्प के लिए 15 मेंबर कमेटी बनाई गई और ये सब मिलकर के अब भारत के गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाए। 1861, 1892, 1909 के काउंसिल एक्ट आते गए। 1861 के एक्ट में पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया, यानी विभाग सिस्टम का निर्माण किया गया। मतलब भारत में अब अलग अलग विभागों का निर्माण किया गया, जैसे मत्स्य विभाग और पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, इस तरह से पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में मॉर्ले जो थे वो ब्रिटिश सेक्रेटरी थे और मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे। ये एक्ट पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था मुस्लिम लीग का। 1906 में मुस्लिम लीग बांग्लादेश में आगा खान के नेतृत्व में बन चुकी थी और मॉर्ले और मिंटो ने भारत के फ्रीडम फाइटर्स की शक्ति को देखते हुए 1905 के बंगाल विभाजन के बाद भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को और कमजोर करने के लिए 1919 के इस एक्ट में पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स की व्यवस्था की। यानी भारत अब हिंदू और मुसलमान के एस्पेक्ट से ब्रिटिशर्स को देखने लगा। इसमें बहुत फेमस कहावत है, मॉर्ले ने कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं।
ये बहुत बड़ी एक घटना थी कि अब भारत में एक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी गई। यही व्यवस्था 1919 के एक्ट में और एक्सटेंड कर दी गई, जब सेपरेट इलेक्टोरेट में सिखों को, जैनों को, पारसियों को, ईसाइयों को भी शामिल कर दिया गया और यह व्यवस्था और एक्सपेंड कर दी गई। जो भारत एक डाइवर्सिफाइड नेशन के रूप में था, फ्रीडम फाइटर्स बिना जात बिना धर्म देखे एक मंच पे आकर के अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करते थे। अंग्रेजों ने इन्हें इनके धर्म पे बांटना शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम भारत के विभाजन के रूप में देखने को 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसका बहुत बड़े स्तर पर विरोध हुआ, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं थे। 1927 के साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। नेहरू रिपोर्ट को न मानने के लिए जिन्ना ने अपने 14 सूत्री मांग 14 पॉइंट्स प्रस्तुत किए। जिन्ना की मांग को कांग्रेस ने नकार दिया। भारत बढ़ा इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की ओर। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने के बाद रैमसे मैकडोनाल्ड ने भारत को एक नया तोहफा दिया, जो था आपका कम्युनल अवार्ड, जिसमें दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। मतलब पहले मुसलमानों को 1909 में, 1919 में सिखों को, जैनों को, पारसियों को, ईसाइयों को, और 1932 में दलितों को भी अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट देकर के भारत की डाइवर्सिफाइड कल्चर को कंप्लीटली अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे तोड़ने का प्रयास किया। बीच बचाव में गांधी जी आए। पुणे के यरवड़ा जेल में उन्होंने आमरण अनशन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ उनका पैक्ट हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। और इन सबका एक कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, जो कि क्राउन के लीडरशिप में आखिरी एक्ट था। इस एक्ट को एबॉलिश कर दिया गया, इसे खारिज कर दिया गया, इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन जो हमारा आज कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में 200+ आर्टिकल्स इसी एक्ट से ज्यों का त्यों ले लिए गए। ये एक्ट बहुत बड़ा था, बहुत विस्तृत था। इसमें बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। यूपीएससी का गठन किया गया। राज्यों के लिए, प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग यानी स्टेट सर्विसेज का गठन किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गठन किया गया 1937 में। सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। ये सारी इसमें धाराएं थी। अब चलते हैं संविधान की मांग समय समय पे किन किन फ्रीडम फाइटर्स ने की। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अनऑफिशियली स्वराज की मांग की थी। 1922 में 1922 में महात्मा गांधी ने भी इसे सपोर्ट किया था। लेकिन सबसे पहला जो ऑफिशियल डिमांड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एम एन रॉय ने 1934 में किया। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट किया। 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने तय किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी हमारे देश की, उसमें जो मेंबर्स होंगे वो एडल्ट फ्रेंचाइज यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर चुन करके बैठेंगे, तब संविधान सभा का गठन होगा और वो संविधान बनाएगी। 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अगस्त प्रपोजल में इस मांग को स्वीकार किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, लेकिन अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन में भी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, तो मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया। और उसी में डोमिनियन रिपब्लिक की बात की गई तो कांग्रेस ने विरोध कर दिया, तो क्रिप्स मिशन भी सफल नहीं रहा। फिर फाइनली 1946 में एक 3 दलीय कैबिनेट के मेंबर्स का ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक डेलीगेशन भारत आया, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया, और उसने भारत की संविधान सभा की रूपरेखा को तैयार किया। जिस मिशन में 3 मेंबर्स थे, आपके पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्वयं क्रिप्स भी उसमें शामिल थे। तो 14 सीटें जीती थी। मुस्लिम लीग ने समझते हैं कि जो हमारे देश का आज मैप है, उस समय ये मैप ऐसा नहीं था। उस समय हमारे देश में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, ये तीनों मिलकर के एक अखंड भारत का एक छोटा सा स्वरूप था। अखंड भारत तो बहुत विशाल था। और इस टोटल मैप में, इस टोटल जियोग्राफी में जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सीट थी वो 389 थी। ये सीट्स 3 पार्ट में बटी हुई थी, जिसमें सबसे पहला पार्ट था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, जिसकी संख्या 11 थी और यहाँ 292 सीट्स थी। इसके बाद चीफ कमिश्नरी स्टेट था, जो यूटी के रूप में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इनकी टोटल संख्या 4 थी। जैसे इसमें आप एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं अंडमान निकोबार, बलूचिस्तान, कुर्ग, अजमेर और मारवाड़ एक चीफ कमिश्नरी स्टेट थे। और 40% देश की आबादी के साथ एक रीजन पे रजवाड़ों का शासन था, जिसे प्रिंसली स्टेट कहा गया। इनके पास टोटल सीट जो थी वो 93 थी। ये जो 292 सीट है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस की, और ये जो 4 सीट है चीफ कमिश्नरी स्टेट की, इन्हीं पे इलेक्शन हुए थे, इन्हीं पे मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 296। से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान दीजिएगा।
और ये जो 93 मेंबर्स थे ये प्रिंसली स्टेट से म्यूचुअल कंसेंट पे आए थे। वहां के राजाओं ने अपने आपसी सहमति से एक व्यक्ति को संविधान सभा में नॉमिनेट कर दिया था। तो टोटल 389 मेंबर्स संविधान सभा में बैठे थे बिफोर पार्टीशन। ध्यान दीजिएगा, जब इस इलेक्शन का, इस 296 सीट के इलेक्शन का रिजल्ट जुलाई 1946 में आता है, तब यह देखने को मिलता है कि 208 सीटों पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, 73 सीटों पे मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की थी, 15 सीट जो थी वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज की थी, जिसमें आप ये देख सकते हैं ABHM, JPSA जैसी पार्टियों ने और CPI जैसी पार्टियों ने जीत हासिल की थी। और 93 मेंबर्स नॉमिनेट करके प्रिंसली स्टेट से आए थे। ये मिला करके टोटल 389 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स तैयार किए गए थे। लेकिन जिस क्षेत्र में मुस्लिम लीग चुनाव जीती थी, वहां पे मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड को बहुत पावरफुली रेस करना शुरू कर दिया। हिंसाएं हुई। 16 अगस्त 1946 को तो मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया, जिसे बांग्लादेश के नोआ खली जैसी घटना देखने को मिलती है। बहुत हृदय विदारक घटना थी। इस चीज से आजिज होकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस ने न चाहते हुए पाकिस्तान की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई, जिसे पार्टीशन डे के रूप में भी जाना जाता है। भारत के टुकड़े कर दिए गए। 389 में से 90 मेंबर्स पाकिस्तान चले गए। बचे हुए 299 मेंबर्स में से 229 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस के थे और चीफ कमिश्नरी स्टेट के थे, और 70 मेंबर, जो 70 मेंबर प्रिंसली स्टेट्स के थे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर 389 थे, उस समय 15 फीमेल मेंबर सेलेक्ट हुई थी। लेकिन पार्टीशन के बाद केवल 8 बची। ये स्लाइड है। शुरुआत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 फीमेल मेंबर्स थी, लेकिन डिवीजन के बाद केवल 8 बची। ये सारी फीमेल मेंबर्स, इनके नाम आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। दे आर वेरी ब्रेव लेडीज हु प्लेज अ मेजर रोल टू कंस्ट्रक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इनके बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है, लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान हमारे संविधान निर्माण में है। यह कुछ कंप्लीटली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, जिसमें सबसे पहला है अगस्त ऑफर 1940, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ऑफिशियली और प्रिंसिपली एक्सेप्ट किया गया। 1942 का क्रिप्स मिशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। 1946 में फाइनली कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन कुछ हद तक मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई करता है, जिसके मेंबर्स ऊपर हमने आपको बताया थे, एबी अलेक्जेंडर और क्रिप्स और बेथिक लॉरेंस थे। नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर फॉर्म कर दी जाती है। 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक होती है। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जिस दिन पहली बैठक यानी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उस दिन फ्रेंच रूल के अनुसार उस संविधान सभा यानी 299 मेंबर्स में से जो सबसे बुजुर्ग मेंबर थे, उन्हें टेम्परेरी प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया गया, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद और एससी मुखर्जी को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ऑफिशियली सेलेक्ट कर लिया जाता है, नॉमिनेट कर लिया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सोवरेन बॉडी के रूप में सामने आई, और यही हमारे देश की पहली पार्लियामेंट भी बनती है, जिसके चेयरपर्सन जीवी मावलंकर थे। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया, जिसपे 20 जनवरी 1950 को 299 मेंबर्स में से केवल 284 मेंबर्स जो बचे हुए थे, स्वस्थ कारणों से और भी किसी कारण से जो चले गए थे, उन्होंने अपने साइन किए, और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश रिपब्लिक बनता है, यानी गणतंत्र बनता है। यानी इस देश का जो हेड होगा, जो सुप्रीम होगा, जो सर्वोच्च होगा, वो अब जनता के द्वारा प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। अब हमारे देश की मालिक जनता होगी। इसीलिए संविधान जो आत्मा है, प्रीएम्बल, इसकी पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, दीज आर द की फिगर्स, जिसमें पहला नाम है BR अम्बेडकर का, ग्रेट पर्सनालिटी, मोस्टली एजुकेटेड पर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट, इनके साथ 6 और मेंबर भी थे। सेकंड है राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, सेकंड है राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, नोबेल पर्सन। थर्ड है जवाहरलाल नेहरू, भारत के स्वर्णिम शिल्पी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट, इंटेलेक्चुअल पर्सन, ग्रेट पर्सनालिटी। थर्ड है वल्लभ भाई पटेल, द बिस्मार्क ऑफ इंडिया, जिन्होंने भारतीय रियासतों को पिरो करके भारत का नक्शा तैयार कराया। और लास्ट है मौलाना अबुल कलाम आजाद, प्रोमिनेंट लीडर एंड स्कॉलर। इनके साथ और भी बहुत लोग हैं, जिनको इतिहास में, हिस्ट्री में अलग अलग पॉइंट पे हम पढ़ेंगे।
ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है जो हमारी संविधान निर्माण में समय लगा है वो 2 साल 11 महीना 18 दिन का। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। यानी लगभग 3 साल का समय लगा, 64 लाख रुपए खर्च हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे संविधान निर्माण में जो संविधान शिल्पी थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने किसी भी एक्ट को पास करने से पहले कोई ऑर्डर पास नहीं किया। उन्होंने आपसी सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से एक दूसरे को सेटिस्फाई करके नए नए एस्पेक्ट को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके आर्टिकल्स को लिखा है। तो हमारा ये याद रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा संविधान सहमति से पास हुआ है, ना कि लिख करके। और आखिरी पॉइंट है कि यह संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस पर हमें गर्व है। ये अपने आप में बहुत ही कठोर है, लेकिन बहुत ही लचीला भी है। अलग अलग पॉइंट पे हम इसे देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।